विपक्ष ने सरकार से कई सवाल पूछे हैं। विधानसभा में अखिलेश यादव ने बिजली का मुद्दा भी उठाया और पूछा कि पिछले 6 साल में सरकार ने कितने नए बिजली के प्लांट बनाए हैं और इसके अलावा यूपी का बिजली का कोटा नहीं बढ़ा पाए और बात बिजली की बेहतर सुविधाओं की भी उन्होंने की। क्या सरकार उस हिसाब से गन्ने के पिछले 6.5 साल में आपने अपनी तरफ से कौन सा पावर प्लांट बनवाया है जिसका बिजली उत्पादन हो रहा है और उत्तर प्रदेश को बिजली मिल रही है? बताइए आप। अब तो नाम लेना मैं भी बंद कर दिया हूं। नेता सदन नाम नहीं लेते तो हमने भी कहा क्यों नेता सदन को तकलीफ देनी, हम भी नाम नहीं लेते प्लांटों का। वही तो प्लांट बन रहे हैं, कोई नया प्लांट तो नहीं बन रहा। और मुझे याद है वो धरना जिसमें स्वर्गीय लालजी टंडन जी और बनारस के वो श्याम देव चौधरी जी बहुत सीनियर वो धरने पे बैठे थे। मैंने उनसे यही कहा था कि उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़वा देना। कैसा डबल इंजन की सरकार है, कैसे ट्रिपल इंजन लिए घूम रहे हैं आप? क्या उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ा पाए आप? मऊ जिले में विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। घोसी विधानसभा के लिए 5 सितंबर को बाई इलेक्शन होने हैं। दारा सिंह चौहान के नाम से पर्चा नामांकन कक्ष से खरीदा गया, जहां पर उनके प्रतिनिधि शिव प्रताप उपाध्याय ने उनके नाम से पर्चा खरीदा है। दारा सिंह चौहान नामांकन प्रक्रिया में जुट गए हैं और दारा सिंह चौहान को बीजेपी से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। 13 तारीख को जुलूस और रैली निकालने के लिए परमिशन भी मांगी गई है। घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए 17 अगस्त तक पर्चा भरा जाएगा, जबकि नाम वापसी के लिए 21 अगस्त तक की तारीख तय की गई है। घोसी विधानसभा सीट से दारा सिंह चौहान के इस्तीफे देने के बाद से ये सीट खाली हुई थी और बीजेपी में शामिल हो गए थे। कहा जा रहा है कि दारा सिंह चौहान ही बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। और लखनऊ में मीडिया से बातचीत में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष को निशाने पर लिया। केशव मौर्य ने कहा कि 2024 में सभी 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। जातीय जनगणना पर विपक्ष ढोंग कर रहा है। विधान परिषद में भी आपने देखा नौटंकी बात है। लोग जाति जनगणना, जो जाति न्याय नहीं कर सकते हैं वह जाति जनगणना की बात करते हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो कुंभकर्णी निद्रा में सोते हैं। जब सत्ता से बेदखल हो जाते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा तय करना चाह रहे हैं। लेकिन 2024 का एजेंडा तय है कि 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यूपी की जीतेगा और देश में 2019 का भी रिकॉर्ड टूटेगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। घोसी विधानसभा सीट का बाई इलेक्शन है, प्रत्याशी का चयन होना है सर, वहां पर भाजपा का कमल खिलेगा। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का 9वां दिन पूरा हो गया है और आज सर्वे में अलग अलग मशीनों का इस्तेमाल किया गया। मशीनों के जरिए नींव से लेकर इमारतों के इतिहास को खंगालने की कोशिश की गई। कल फिर से सर्वे किया जाएगा। अतीक अहमद गैंग IS 227 के मेंबर्स की बड़ी संख्या में नैनी सेंट्रल जेल भेजे जाने से पुलिस की चिंता बढ़ गई है। पुलिस और STF के आला अफसर यहां तक शिकायत पहुंच चुकी है। जेल में फिर से नई साजिशों का ताना बाना बुना जा रहा है, ऐसा उन्हें लग रहा है। और इनपुट ये भी मिला है कि अतीक अहमद के गैंग के मेंबर्स जेल के बाहर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसी के आधार पर गोपनीय जानकारी अब जुटाई जा रही है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि आखिर अतीक अहमद गैंग से जुड़े कितने मेंबर्स नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं। माना जा रहा है ये रिपोर्ट आने के बाद अतीक अहमद गैंग के मेंबर्स को नैनी सेंट्रल जेल से हटाकर दूसरी जेलों में शिफ्ट किया जाएगा। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद उसके गैंग के मेंबर्स पर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की हैं और इसके बाद अतीक अहमद गैंग के कई मेंबर्स नैनी सेंट्रल जेल भेजे गए हैं और इसी जेल में माफिया अतीक अहमद का दूसरा बेटा अली अहमद भी बंद है। दरअसल उसके खिलाफ जानू ने जो मुकदमा दर्ज कराया था 5 करोड़ की रंगदारी का, उसी के मामले में उसने 30 जुलाई 2022 को सरेंडर किया था, जिसके बाद लगभग 1 साल से वह नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। लेकिन इस बीच अतीक अहमद गैंग के कई मेंबर नैनी सेंट्रल जेल पहुंच गए हैं, जिसके बाद पुलिस को इस बात की आशंका है कि
कि वहां पर साजिश का ताना बाना बुना जा सकता है और इसके जरिए एक बार कोई नई वारदात जेल के बाहर या जेल के अंदर हो सकती है। इसको लेकर अब खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। इसको लेकर गोपनीय जांच कराई जा रही है और रिपोर्ट मांगी जा रही है। उनकी जेलें बदली जा सकती हैं, यानी नैनी सेंट्रल जेल से हटाकर उन्हें आसपास की दूसरी जेलों प्रतापगढ़, चित्रकूट या दूसरी जेलों में शिफ्ट किया जा सकता है। इससे न केवल वारदात रुकेगी बल्कि ये जो गुर्गे हैं इन पर भी प्रभावी अंकुश लग सकेगा। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ हत्याकांड की जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी गठित कर जांच कराए जाने की मांग की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सिर्फ हाई प्रोफाइल केस का मामला है। ऐसी घटनाएं जेल में भी हो रही हैं। कौन लोग हैं जो ट्रैक करते हैं? जेल से एक नेक्सस काम कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को मामले को टालने की मांग पर फटकार भी लगाई और यूपी सरकार ने कहा कि हम मामले में याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें बताएं कि एनएचआरसी के दिशा निर्देश क्या हैं, क्योंकि आजकल देश भर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो वहीं याचिकाकर्ता के वकील विशाल तिवारी ने कहा कि पुलिस के ऊपर भी आरोप लगे हैं। अंसारी की बहू विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत हाथ लगी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने निखत बानो को जमानत दे दी है और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि निखत बानो के पास उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी शार्प शूटर गुलाम और असद के एनकाउंटर के मामले में एक बार फिर से न्यायिक आयोग की टीम झांसी का दौरा करने वाली है। स्वतंत्र साक्ष्य संकलन को लेकर यहां पर न्यायिक आयोग 17 और 18 अगस्त को झांसी में मौजूद रहेगा। असद और गुलाम एनकाउंटर को लेकर किसी भी व्यक्ति के पास कोई जानकारी या साक्ष्य हो तो वो न्यायिक आयोग से संपर्क कर अपना बयान दर्ज करा सकता है। अप्रैल के महीने में बड़ागांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत परीक्षा बांध के जंगल में उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य शार्प शूटर गुलाम और असद से यूपी एसटीएफ की मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ में गुलाम और अतीक का बेटा असद मारे गए थे। झांसी जनपद में अप्रैल महीने में थाना बड़ागांव क्षेत्र अंतर्गत पुलिस मुठभेड़ हुआ था, जिसमें 2 लोगों को मृत्यु हुई थी। उस संबंधित शासन द्वारा मीडिया में हम लोग प्रसारित भी कर रहे हैं और आप लोगों को भी अनुरोध कर रहे हैं, आप उस संबंधित सूचना को सभी लोगों को पहुंचाने के लिए मदद करें, ताकि 17 और 18 तारीख को जब द्विसदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का माननीय लोग बैठेंगे तो उस समय सभी लोग आके बयान दर्ज कर सकें। धन्यवाद। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने साहिबाबाद डिपो की बस को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बस सवार 2 महिला समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 8 लोग घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना पर डीएम, एसपी, एएसपी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रक ड्राइवर मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस फरार ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। ट्रक नागालैंड नंबर का बताया जा रहा है। और आज बरेली और कुशीनगर में सड़क हादसा हुआ है। बरेली में बेकाबू ट्रक ने कार और 2 बाइक वालों को रौंद दिया। कार सवार बिजली विभाग के जेई और 2 बाइक सवार लोग घायल हो गए हैं और घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। घटना नवदिया झादा चौराहे की है। कुशीनगर में बेकाबू कार नहर में गिर गई। 3 लोगों की हादसे में मौत हो गई। कुशीनगर के रामकोला थाना के दामोदरी पुल के पास की यह घटना है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोनों अलग अलग जगहों पर यह हादसा हुआ है। नोएडा में महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर 19 सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक किसानों की तिरंगा यात्रा को लेकर जाम के हालात बने रहे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले ये यात्रा निकाली गई और किसानों की तिरंगा यात्रा के दौरान में नोएडा में जाम की स्थिति बनी रही। भारी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती रही। 10% प्लॉट और 64% अतिरिक्त मुआवजा सहित आबादी निस्तारण को लेकर भी ज्ञापन सौंपा गया। लंबे वक्त से किसान अपनी समस्या को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
और आगरा में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अब नलकूपों के लिए तय 10 घंटे की बिजली की आपूर्ति देगा। किसी कारणवश अगर फॉल्ट आ जाता है या फिर बिजली काटी जाती है तो उतने वक्त की बिजली अतिरिक्त समय में आपूर्ति की जाएगी और इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में तय 18 घंटे बिजली आपूर्ति भी अनिवार्य रूप से की जाएगी। यूपी पीसीएल के चेयरमैन के निर्देशों के बाद एमडी डीवीवीएनएल ने आदेश जारी कर दिए हैं। विधायक धर्मपाल सिंह ने एमडी से मुलाकात कर सरकार और ऊर्जा मंत्रालय का आभार व्यक्त किया। जो पूर्व की व्यवस्था थी उसमें हम लोग अपने अधिकारियों से जो हमारे बिजनेस प्लान और अन्य योजनाओं के काम चल रहे थे उसकी गुणवत्ता हम लोग सुनिश्चित करते थे। इसी क्रम में एक निर्णय लिया गया है और इसमें हम लोगों ने जो प्रतिष्ठित एजेंसीज हैं, एनपीटीआई है, एडा है और भी बहुत सारी एजेंसीज हैं, उसके लिए हमने टेंडर भी कॉल किया है और जितने भी हमारे काम होंगे उसकी गुणवत्ता हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और हमारी बहुत दिनों से किसानों की मांग थी, जो किसानों के नलकूपों पर 10 घंटे बिजली मिलती है, उसमें किसी फॉल्ट के कारण, किसी और कारण जो कटौती हो जाती थी 1 या 2 या 3 घंटे की, अब सरकार उसकी पूर्ति करेगी, यानी उन्हें हर हाल में 10 घंटे बिजली मिलेगी। साथ ही जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की 18 घंटे आपूर्ति थी उसमें भी अगर कोई कटौती हो जाती तो नुकसान होता था। अब सरकार के निर्देश है कि 18 घंटे उन्हें बिजली मिलेगी। जो कटौती का समय है उस समय भी जो कटौती होगी उस 18 घंटे में उसकी पूर्ति की जाएगी। इसके लिए मैं अपनी सरकार के मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर मिल रही है। सीडीओ के स्टेनो के कार्यालय में चोरी की वारदात सामने आई है। दरवाजे की कुंडी तोड़कर अलमारी में जरूरी कागजात रखे थे जो कि गायब हो गए हैं। सीडीओ कार्यालय के इर्द गिर्द लगे सीसीटीवी कैमरे भी ठीक नहीं है। अब सवाल यह है कि सिक्योरिटी के बावजूद भी विकास भवन में चोर कैसे दाखिल हुए और स्टेनो की तहरीर पर अकबरपुर कोतवाली में अज्ञात पर मामला दर्ज करते हुए जांच की जा रही है। और खबरों में यहां वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।